डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर में से 9th क्लास केमिस्ट्री 2023 पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। तो एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा गया है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल चेंजेस इन डिजीज़ ड्रग एक्शन न्यूट्रिशन इज़ कैरिड आउट बाय एन। यानी कि अगर कोई डिज़ीज़ है उसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि किस तरह से ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स उसमें रिएक्ट कर रही हैं और न्यूट्रिशन वगैरह को भी उसमें हमने स्टडी करना है, तो कौन सी फील्ड के तहत हम इसको स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री या फिज़िकल केमिस्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट। तो बेसिकली बायो यानी लिविंग थिंग के अंदर जो चेंजेस हैं केमिकल के, उनको हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें। आपने इसका जो है वो ट्रू ऑप्शन हमारे पास ए है, उसको हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें हमें एक कंपाउंड दिया गया है और नीचे एक टेबल है। टेबल के अंदर कैल्शियम और फास्फेट आयन की वैलेंसी लिखी हुई है, वो हमने बतानी है। अगर हम यहाँ पे देखें कंपाउंड को, तो कंपाउंड न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इट्स मीन अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह लिखेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएंगे सम। तो कैल्शियम का अगर देखें तो ये ग्रुप 2 का है, इसका जो +2 ही होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने ये नंबर नीचे लिखे हुए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा। इसी तरह पीओ यानी फॉस्फेट आयन का हमें नहीं पता, तो उसको प्लस में हम जो है x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये कितने हैं, फॉस्फेट आयन 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आंसर अब हमारा 0 आना चाहिए, तो 0 आंसर आना चाहिए। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा और इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय 2 जो है हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 0। अब हम प्लस का जो 6 है उसको दूसरी साइड पे भेजते हैं, तो वहाँ पे जाके बन जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -6 और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई -3। इट्स मीन फॉस्फेट आयन जो है वो हमारे पास -3 है। ओवरऑल अगर जनरल अगर बात करें तो आपको पता है सी ए के ऊपर जो है अगर वो +2 है तो 3 2 ज़ार 6, अगर +6 है सी ए के ऊपर तो फॉस्फेट को बैलेंस करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए -6 होना चाहिए। और अब फॉस्फेट के एक आयन पे कितना होगा, -6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब 3 जो एमसीक्यू है इस पर मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, mass of 2.5 moles of H2O is 2.5 मोल H2O का मैस हमने फाइंड आउट करना है। तो मैस का मोल का फार्मूला होता है, मोल का फार्मूला जो है वो इक्वल होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस से हम मैस को जो है वो डिवाइड कर देंगे। मोलर मैस हमें पता होना चाहिए H2O का कितना है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो H2 इसका मोलर मैस मैं यहाँ पे नीचे ही फाइंड कर देता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि ऑक्सीजन 1 है, प्लस हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मैस उसका कितना होता है 1। तो 16 1 ज़ार 16 प्लस 2 1 ज़ार 2, तो टोटल हो गया 18। इट्स मीन मोलर मैस जो है वो हमारे पास 18 है और मैस हमें मैस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। मैस की मोल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मोल की जगह अब हम 2.5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है मैस के नीचे, तो यहाँ से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वजह से हम 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, और जैसे ही हम 2.5 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मैस निकल आएगा जो कि इक्वल है 45 ग्राम के। तो 45 हमारे पास ट्रू ऑप्शन है, यानी कि ए हमारे पास यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट अब हम जो है वो एमसीक्यू नंबर 4 को देखते हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में इन 2.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
2.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने जो हैं वो आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे। तो मोल हमें ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को 2.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर जो कि होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.26 10⁻24, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। फिफ्थ एमसीक्यू को देखें। या फिनोमेना दैट ऑलवेज अकर इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ दैट इट, वो फिनोमेना जो कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा होता है वो क्या है, इट ऑलवेज लिबरेट अ गैस, तो ये ज़रूरी नहीं है। प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, ये भी ज़रूरी नहीं है। फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ये ज़रूरी है। हमेशा जो है वो प्रोडक्ट बनना चाहिए। शो अ चेंज इन कलर, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर बार ये ज़रूरी नहीं होता। हर टाइप के रिएक्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि गैस प्रोड्यूस हो या प्रेसिपिटेट बने या कलर चेंज हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक नया सब्सटेंस ज़रूर बनना चाहिए रिएक्टेंट से डिफरेंट। तो इसमें जो है हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे, फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आगे एमसीक्यू नंबर 6 पे। निक्रोम इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग। निक्रोम जो है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किन किन जो मेटल्स हैं उनको आपस में तो बेसिकली निक्रोम जो है वो आयरन, निकल और क्रोमियम को आपस में कंबाइन करने से बनाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आयरन, निकल, क्रोमियम, ये ट्रू ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 7th एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 7 को देखें तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। हमारे पास ABCD 4 जार्स हैं, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन बनाए गए हैं। सेम मोलैरिटी है, 0.2 मोलर हैं। और हमें एक और चीज़ बताई तो नहीं गई लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि वॉल्यूम भी तकरीबन तीनों का सेम है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अगर हम ये पता कर लें कि कितना मैस किस सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है, किस में कम मैस डाला गया है, वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर मैस ऑफ सोल्यूट सबसे ज़्यादा कम होगा। तो मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का ही। आपको पता है मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है मैस ऑफ सोल्यूट या गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम तीनों का सेम है तो लेट्स से हम वॉल्यूम की जगह 1 ले लेते हैं। तो वॉल्यूम जो अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो हमारे पास सिर्फ नीचे क्या बच जाएगा, मोलर मैस। मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जब मोलैरिटी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मैस निकल आएगा। तो इस फार्मूले को यूज़ करके अब हम जो है सबकी मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला मैं रेस करने लगा हूँ स्पेस के लिए। तो अब यहाँ पे पहले तो हम सबका जो है वो मोलर मैस निकाल लेते हैं। HNO3 का अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। हाइड्रोजन का 1 है प्लस नाइट्रोजन का जो है वो आपको पता है 14 होता है। और इसी तरह ऑक्सीजन का जो है वो प्लस 16 होता है। 16 को मल्टीप्लाई बाय 3 भी करेंगे तो हमारे पास जो टोटल मैस है वो निकल आएगा इसका 63 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास 63 ग्राम आ जाएगा HNO3 का। उसके बाद हम जो है NaOH का फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे NaOH की बात करें तो सोडियम का 23 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर हम इन सब को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 40 ग्राम जो है वो निकल आएगा पर मोल NaOH का। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 में हाइड्रोजन है 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अगर हम देखें तो सल्फ़र है। सल्फ़र का हमारे पास जो मोलर मैस है वो होता है 32
तो यहाँ पे 32 लिख लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन है अगेन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब हम इसको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मैं 98 मेंशन कर देता हूँ। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मैं सबसे लास्ट पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम का 40 है, सॉरी यहाँ पे मोलर मास लिखना है 40, प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 पुट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे इसको, क्योंकि बेस पे 2 भी है। 16 प्लस हाइड्रोजन का आपको पता है 1 है, उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल, 74। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पहला है उसका 63 है, सेकंड का 40, थर्ड का 98 और 74, ये मोलर मास हैं। अब उस फार्मूले के तहत मोलर मास को हमने मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करवाना है हर एक की, तो मोलैरिटी सबकी सेम है। जब मोलैरिटी सबकी सेम है तो अब हम इसको मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अगर हम HNO3 की बात करें तो यहाँ पे मैं इसके मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 0.2 मोल मल्टीप्लाई बाय इसका जो मोलर मास हमने निकाला था वो था 63, तो ये हमारे पास आ जाता है इक्वल 12.6 ग्राम। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को उसकी मोलैरिटी के साथ मोलर मास को, वो है 40, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 8 ग्राम। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो है वो थर्ड को मल्टीप्लाई करवाएंगे, H2SO4 को 98 है उसका मोलर मास, तो वो हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद 19.6। इसी तरह अगर हम थर्ड को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास आ जाता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 74 इज इक्वल टू 14.8। अब इनमें देखें सबसे ज़्यादा कम जो कंसंट्रेशन है वो है 8 ग्राम यानी NaOH की। तो ये वाला जो सोल्यूशन है NaOH वाला वो सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, तो हम इसका जो ट्रू ऑप्शन है उसको मार्क कर देते हैं NaOH। जगह जो है वो इसमें काफ़ी भरी हुई थी, इस वजह से सेपरेटली मैं इसको नहीं कर पाया, तो थोड़ी सी में भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 8 को देखते हैं। MCQ नंबर 8 में पूछा गया है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कंटेन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1 dm क्यूब इज। तो मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है M इज इक्वल टू मैस, जो कि हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर और 1 dm क्यूब। तो यहाँ पे 1 dm क्यूब में ही हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें बाकी तमाम चीज़ें गिवन है, जस्ट हमने मोलर मास जो है ये फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ। mm जो है इसका वो इक्वल है सोडियम का 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का जो है वो हमारे पास 12 और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 एटम हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 106 ग्राम। तो मोलर मास हमारे पास आ गया है 106 ग्राम। अब हम जो है वो मास हमें गिवन है, यही फार्मूला जो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए मास हमारे पास क्या है 53 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास है 106 ग्राम और मल्टीप्लाई करना है dm क्यूब से। 1 dm क्यूब जो है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये इस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। तो जस्ट हम जो है मोल ओवर वॉल्यूम जो है अब सॉरी मैस ओवर मोलर मैस को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.5 मोल। तो इसमें से हमारा जो ए ऑप्शन है वो ट्रू है। आप कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 9 पे मूव करते हैं। MCQ नंबर 9 को देखें तो इसमें पूछा गया है द टेक्निक दैट कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को कौन सी टेक्निक जो है वो सेपरेट नहीं कर सकती? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही सेपरेट करने के लिए होती हैं। फिल्ट्रेशन जो है वो इनसॉल्युबल सॉलिड को एयर या गैस में से फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट है। हम ए को मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट 10th MCQ है अ सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। तो इनमें से हमने ट्रू सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। फॉग जो है वो सोल्यूशन नहीं है, एक कोलाइड होता है, ये आपने याद रखना है। मज़ीद भी इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। ब्लड की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। शुगर सिरप जो है वो एक ट्रू सोल्यूशन है। तो सी ऑप्शन इसका ट्रू है, बाकी जो है वो तमाम गलत हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके अंदर हमारा 10th का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम आगे मूव करते हैं MCQ नंबर 11 पे। 11th MCQ में पूछा गया है द लॉस और गेन ऑफ पार्टिकल दैट डज नॉट अफेक्ट द मास ऑफ एन एटम इज़। इनमें से किस पार्टिकल को अगर हम लॉस और गेन हो तो मास पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता? तो मास जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के मिलने से बनता है। एक है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो जो सी ऑप्शन है ना इलेक्ट्रॉन वाला, वो इसमें जो है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा मास पे। अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। तो इस वजह से ये जो है डी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। हमारे पास सी यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला एक ट्रू ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 12 पे। ट्वेल्थ MCQ में पूछा जा रहा है एन आयन जिसका जो चार्ज है वो प्लस का है, हैज़ 39 न्यूक्लियन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। उसके 18 इलेक्ट्रॉन हैं और 39 न्यूक्लियन, यानी मैस नंबर जो है वो 39 है। तो हमने बताना है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दैट इज़ इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस आयन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास आयन है वाई, उसके ऊपर +1 चार्ज है। इट्स मीन के उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला हुआ है, तो इस वजह से उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि +1 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है नॉर्मल न्यूट्रल एटम से। दैट्स वाई अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं। वैसे नॉर्मली इसमें कितने होने चाहिए थे? 19 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में होते तो इसका ये प्लस का चार्ज डिस्प्ले ना हो रहा होता। तो न्यूट्रल एटम के अंदर अगर 19 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 19। तो इट्स मीन 19 जो हैं वो हमारे पास प्रोटॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन हमें पता चल गए हैं, एटॉमिक नंबर पता चल गया, एटॉमिक मास हमें गिवन है 39। तो 39 में से अगर हम 19 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे जो कि 20 आ गए। तो 20 हमारे पास क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अगर बी ऑप्शन को देखें तो इसमें 19 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 20 दिया गया है। बी ऑप्शन को आप मार्क कर लें। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MCQ नंबर 13 पे। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूक्लियन आर प्रेजेंट इन एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। न्यूक्लियंस का पता होना चाहिए। न्यूक्लियंस क्या हैं? अभी हम ऊपर भी बात की थी। न्यूक्लियंस से मुराद है एटॉमिक मास, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं।
इस वजह से सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास ही कहते हैं। तो ये जो गिवन हमें आइसोटोप दिया गया है, गिवन आइसोटोप के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियॉन की तादाद है वो 13 है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें 14th MCQ है, द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज़ दैट द मास एंड चार्ज ऑफ एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तो लिमिटेशन में नहीं आएगी। लिमिटेशन का मतलब है जो उसकी लिमिटेशन यानी उसके जो उसने ठीक बात नहीं बताई, जो कमियां हैं उसके मॉडल में। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रिजाइड इन द सेंटर ऑफ द एटम, ये भी उसने बताया था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इन फिक्स्ड ऑर्बिट, ये भी ट्रू है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लूज एनर्जी एंड फॉल ऑन द न्यूक्लियस। इस चीज़ को जो है वो ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसको उसने सही से एक्सप्लेन नहीं किया था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के अंदर घिर जाना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया था। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब हम 15th MCQ पे मूव करते हैं। 15th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलुमिनियम आयन इन एलुमिनियम ऑक्साइड इज़। तो एलुमिनियम ऑक्साइड में देखते हैं ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, तो ज़ीरो के इक्वल लिख लेंगे इसको। और एलुमिनियम पे चार्ज क्या आएगा हमें नहीं पता, उसको x लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, बेस पे जो 2 है, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2x और -6 आ जाएगा हमारे पास आंसर इज़ इक्वल टू 0। अब 0 की तरफ -6 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 6 बन गया। x जो है उसके साथ वाला 2 जो है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 2 3 ज़ार 6। इट्स मीन के हमारे पास जो एलुमिनियम है उसके ऊपर चार्ज है +3 का। तो +3 का अगर चार्ज है तो इट्स मीन के नॉर्मल एलुमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन लिखे हुए हैं, बेस में एटॉमिक नंबर होता है। तो इट्स मीन हमने 13 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाल देने हैं, बाकी 10 बच जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 6 + 2 + 2 ये 10 बनते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ट्रू है। अब हम आगे मूव करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अमंग द हेलोजन इज़। हेलोजन्स के में से जो कौन सा हेलोजन है जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी उसी की होगी जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। वो किसकी होती है हेलोजन के अंदर? फ्लोरीन की। तो ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 17th MCQ पे। 17th MCQ में पूछा गया द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2NP3 इंडिकेट दैट द एलिमेंट बिलोंग टू। अब एलिमेंट किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है ये हम अगर देखना चाहें तो ये हमें पता चलता है, जो यहाँ पे आपको गिवन है ये वाले नंबर, इनको आप ऐड करें 3 + 2, ये बेसिकली हमें बताते हैं ग्रुप नंबर। और ये जो n होता है ये हमें बताता है शेल नंबर यानी कि पीरियड। तो ऊपर जो 3 + 2 हैं ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन इसका ग्रुप नंबर जो है वो 5a होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका ट्रू है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो ऊपर जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उनको आपने प्लस कर लेना है। 3 + 2 5 आएगा, तो इट्स मीन कि ये 5th ग्रुप की बात की जा रही है। अगर आपसे पीरियड पूछते तो ये जो n है इसकी जगह जो नंबर लिखा होता वो आपका पीरियड होता। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 18th MCQ पे। 18th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया कंसीडर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सॉफ्ट जो मेटल हैं वो आपको पता है अल्कली मेटल होते हैं। तो इसमें जो सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट है, वैसे तो अल्कली मेटल के बारे में ही हमें क्लियरली बता रहे हैं, लेकिन फर्दर अगर देखें तो हेलोजन जो हैं वो नॉन मेटल होते हैं, उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस वजह से वो तो नहीं हो सकते।
अल्कली जो है उसके अंदर हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी मीन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसी तरह कार्बन फैमिली को देखें तो उसकी भी प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही होती हैं। ऑक्सीजन फैमिली जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है, ट्रू है फॉर अबव गिवन प्रॉपर्टीज़। 19th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ शेल इन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट। किसी एटम के कितने शेल हैं ये हमें क्या बताते हैं, तो बेसिकली हमें पीरियड उसका बताते हैं किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में जैसे हाइड्रोजन है तो उसका शेल ही एक होता है। इसी तरह लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड में आता है क्योंकि उसके अंदर 2 शेल आ जाते हैं। तो फर्दर इस तरह नंबर ऑफ शेल जो हैं वो हमें बताते हैं पीरियड नंबर उस एटम का। नेक्स्ट अब हम इसको जो है वो सी ऑप्शन ट्रू है, आप इसको मार्क कर लीजिए। जो नंबर ऑफ शेल हैं वो हमें पीरियड नंबर का बताते हैं। नेक्स्ट अब हम 20 MCQ को देखेंगे। सिंपल सी एक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या के accept an electron from another atom, attract shared pair of electron to itself, absorb maximum energy to lose an electron। तो सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करते हैं ability of an atom to attract shared pair of electron to itself। तो सी ऑप्शन इसका ट्रू है। 21st MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है वाटर वेपर हैव अ लोअर डेंसिटी देन आइस बिकॉज इन वाटर वेपर द पार्टिकल हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट, वाइब्रेशनल मूवमेंट, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो वेपर्स के अंदर गैसेस होती हैं और गैसेस में वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है। बाकी के ऑप्शन जो हैं वो इस चीज़ को जो डेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लोअर डेंसिटी को। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को ट्रू करेंगे। 22 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया इन अ क्लोज सिस्टम अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल काज द सब्सटेंस टू चेंज इट्स। अगर एक सिस्टम क्लोज है जिसमें से पार्टिकल जो हैं वो स्केप नहीं कर सकते, तो अगर हम चेंज करेंगे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की तो क्या चेंज होगा, स्टेट ऑफ मैटर ज़रूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो पार्टिकल पहले अगर वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लग जाएंगे। मैस जो है वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि क्लोज सिस्टम है, वॉल्यूम भी, बॉइलिंग पॉइंट भी चीज़ का सेम रहता है। तो ए ऑप्शन जो है 22 का वो ट्रू है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 23 MCQ पे। 23rd MCQ में पूछा जा रहा है ड्यूरिंग एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर व्हेन द टेम्परेचर इज़ -20 डिग्री सेल्सियस a room temperature is maintained as +20 degree with 60% internal humidity. Under the given condition, the formation of water drops and ice on the interior of window, the room is the result of। ओके, अगर बाहर जो है वो गर्मी है लेकिन रूम के अंदर जो है वो ठंड की गई है, इंटरनल ह्यूमिडिटी जो है वो 60% मेंटेन करके 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है, तो इन कंडीशंस में जो वाटर ड्रॉप्स बन रहे हैं इंटीरियर ऑफ विंडो पे, अंदर वाली साइड पे जो हैं वो वाटर वेपर बनेंगे, बाहर वाली साइड पे नहीं बनेंगे क्योंकि अंदर से कमरा जो है वो ठंडा है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। तो ये किसके नतीजे में बनेंगे, ये बेसिकली कंडेंसेशन के नतीजे में बनेंगे। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि बेसिकली जो वेपर्स हैं वो ड्यू टू लेस हीट और कूलिंग इफेक्ट दे विल चेंज इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है, सॉरी वाटर ड्रॉप्स। तो कंडेंसेशन डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये ट्रू है। डी ऑप्शन को आपने जो है वो टिक कर लेना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 24th MCQ पे। 24th MCQ में हमने जो है वो जस्ट एक्सप्लेन करना है एलोट्रॉपी को। तो 24th MCQ को हम रीड कर लेते हैं। 24th MCQ में पूछा गया है
The term allotrope describe the difference in element based on their structural form, number of H plus sign, number of neutron, phases, solid, liquid और gas। तो एलोट्रोप जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। 25th MCQ में पूछा गया है इन इंडस्ट्रीज ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज एन, ग्रेफाइट जो कि कार्बन से बनता है उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोड, ऑर्नामेंट, इलेक्ट्रोलाइट और कटिंग टूल। तो इलेक्ट्रोड के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन ट्रू है, इसको मार्क कर लें। 26th MCQ में पूछा गया है द कंपाउंड दैट पोजेस आयनिक बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम इज़, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड पोजेस करेगा उनके इन एटम के दरमियान। तो यहाँ पे अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली अल्कलाइन अर्थ मेटल है और जो फ्लोरीन है यहाँ पे वो एक हैलोजन है। मैग्नीशियम जो है इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और इसी तरह अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन अपना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू जो है वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं MCQ नंबर 27 पे। 27th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 7th A and beryllium belong to group 2A of the modern periodic table. In a reaction between chlorine and beryllium, each atom of chlorine, अगर क्लोरीन और ब्रिलियम के दरमियान रिएक्शन हो जाता है तो क्या होगा। आपको पता है ब्रिलियम जो है वो अपना जो कंप्लीट करने के लिए डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकती है। वहीं पे अगर क्लोरीन की बात करें तो वो हेलोजन ग्रुप है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 चाहिए तो वो गेन करेगी। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो अगर हम देखें तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ ब्रिलियम, जो हमारे पास क्लोरीन है वो एक्सेप्ट कर लेगी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ऑफ ब्रिलियम। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट ट्रांसफ़र है यहाँ पे होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ, ये जो हाइड्रोजन है वो फॉर्म कर सकती है हाइड्रोजन कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन। हाइड्रोजन जो है आयनिक कंपाउंड बनाती है लेकिन उसको चाहिए एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि फ्लोरीन है। यहाँ पे अगर आप देखें इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के साथ जो है वो हाइड्रोजन इजीली आयनिक कंपाउंड बना लेगी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो ज़्यादा कोशिश करेगी कि शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो इससे इसका जो प्रॉपर पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करवा लेगी और एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। अब हम आगे इसमें आपने जो है वो सी ऑप्शन को मार्क कर लेना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 29th MCQ पे। 29th MCQ में पूछा गया है HCl इज पोलर कोवलेंट कंपाउंड शोइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दैट इट इज़। तो इसमें अगर देखें इज सोल्यूबल इन वाटर, आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस मीडियम, हैज़ पार्शल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो ये तमाम ठीक हैं। शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज ज़ीरो। डी ऑप्शन जो है ये ट्रू नहीं है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो नहीं होता। तो डी ऑप्शन जो है इसको आप मार्क कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट MCQ पर मूव करते हैं। 30 MCQ में पूछा गया है एक डायग्राम देके कि इसके अंदर एक्स और वाई को हमने आइडेंटिफाई करना है। ये डायग्राम है आपके सामने। इसमें अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो 4 एटम्स के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, ठीक है। तो X जो है वो मस्ट भी एक एटम होगा, आयन नहीं होगा। और अगर हम Y को देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आल्दो इट इज़ लेस स्ट्रॉन्ग देन आयनिक बॉन्ड, लेकिन स्टिल इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। ये अल्फ़ा है, पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं की गई। तो Y जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और
एक्स जो है वो एक एटम है। बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 31 MCQ पे मूव करते हैं। यहाँ पे अगेन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। क्रोमियम का ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो अगर ऑक्सीजन का जो है वो और ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो 0 के इक्वल लिख लिया। ऑक्सीजन का क्रोमियम का हमें नहीं पता, वहाँ पे x लिखा, प्लस ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि बेस में ये 3 है, तो हमारे पास x प्लस माइनस जो है इसमें ब्रैकेट लगेगी, 3 2 ज़ार -6 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे हमारे पास जो +6 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 32 MCQ को देखते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जिसके अंदर कह रहे हैं कि समरा यूज़ द फॉलोइंग सेटअप टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए ये एक सेटअप यूज़ किया है। द इलस्ट्रेशन शो हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस इंडिकेट दैट द सब्सटेंस शी मस्ट हैव यूज्ड इज पेट्रोल, ग्लूकोज, लिथियम फ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें पता है कि जो गुड कंडक्टर हैं या गुड इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इजीली डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस के अंदर। तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पेट्रोल, ग्लूकोज और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हैं वो पुअर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वहीं पे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयन बैटरीज़ का भी आपने सुना होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 33 MCQ को देखते हैं। मेटल इलेक्ट्रोड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे। जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? कंटेन पार्शियल चार्जेस, आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आर कंडक्टेड टू द बैटरी और कंटेन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के जो इलेक्ट्रोड होंगे उनके अंदर मेटल वाली ये प्रॉपर्टी मौजूद होगी कि उनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है। अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। 34th MCQ में पूछा गया है अ वोल्टेइक गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो बी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो बी ऑप्शन को आप टिक कर लें। अब हम नेक्स्ट 35th MCQ पे मूव करते हैं। 35th MCQ में हमें जो है वो एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आयरन की क्रोमियम के साथ। तो इसमें पूछा गया है द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होना होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान रिडक्शन होनी होती है कैथोड के ऊपर। तो अब हम इसमें से रिडक्शन रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप देखें डी ऑप्शन में तो क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रही है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। उस पर +3 चार्ज है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्रोमियम में चेंज हो गई। नेक्स्ट अगर हम MCQ नंबर 36 पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया फॉर एन एक्सपेरिमेंट असर यूज द मेटल ऑक्साइड विच कैन एक्ट एज आइदर एन एसिड और बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। द मेटल ऑक्साइड यूज बाय हिम इज। इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड जो है वो असद ने यूज़ किया हो सकता है? तो अगर हम देखें तो ऐसे मेटल जो कि दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं एसिड और बेस की तरह, उनको हम एम्फोटेरिक नेचर के बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर हम इनमें से आइडेंटिफाई करें तो वो एलुमिनियम ऑक्साइड जो है ये बेस्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम एलुमिनियम ऑक्साइड डी ऑप्शन को जो है वो मार्क कर लेंगे। 37th MCQ को देखें। Amongst the given group 1 element, the first ionization energy would be the highest for। ग्रुप 1 के जो
एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, एक तो एटम का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उतनी कम होती जाती है। मतलब डाउन द ग्रुप जो है जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम होती नज़र में आएगी। उसकी और भी वजूहत हैं, सिर्फ साइज़ नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी शील्डिंग इफ़ेक्ट वगैरह भी जो है उसके रीजंस में आ जाता है। तो लिथियम जो कि टॉप पे है, हाइड्रोजन को हम इसमें जो है काउंट नहीं करते, लिथियम को जो है हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इस वजह से जो लिथियम है उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो स्मॉलेस्ट है और जिसकी वजह से इसका अपने जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड मैक्सिमम होता है, दरमियान में कोई जो है वो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी मौजूद नहीं है और साइज़ भी एटम का छोटा है। तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को इससे छुड़वाना यानी कि आयनाइज करना बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो हम इसके ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। 38th MCQ को अब हम देखते हैं। 38th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया इन कंट्रास्ट टू सोडियम आयरन इज़ हार्ड मेटल बिकॉज इट। सोडियम जो जिसे हम सॉफ्ट मेटल बोलते हैं उसके कंट्रास्ट में आयरन को हार्ड मेटल कहा जाता है और आयरन जो है काफ़ी हार्ड मेटल है। इसकी क्या वजह है? ए रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी टू ब्रेक, हैज़ वीकर मेटेलिक बॉन्ड, बिलोंग टू ग्रुप 2A, इज़ हाईली रिएक्टिव। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये ट्रू है, रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी टू ब्रेक। बाकी जो हैं वो वीकर मेटेलिक बॉन्ड जो हैं वो नहीं, आयरन के अंदर तो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है ग्रेटर एनर्जी टू ब्रेक ये हमारे पास ट्रू है, ए ऑप्शन को हम जो है मार्क करेंगे। नेक्स्ट 39th MCQ को देखें। 39th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया कंसीडर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड, ब्रिटल, नॉन लस्ट्रस। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली एक जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे मेटल की प्रॉपर्टीज़ मेलेबल, डक्टाइल और लस्ट्रस होती हैं। तो यहाँ पे नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल और सॉलिड ये बेसिकली नॉन मेटल की ही बात की गई है। कॉपर और एलुमिनियम तो मेटल हैं, ये हो नहीं सकते। ऑक्सीजन वैसे ही जो है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। तो ए ऑप्शन जो कि कार्बन है ये ही मोस्ट प्रोबेबली आंसर है, यानी ए ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम लास्ट MCQ पे मूव करते हैं, 40 MCQ। इसमें पूछा गया द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A आर आल्सो नोन एज। जो 2A ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल, अल्कली मेटल, ट्रांजिशन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, हम सेकंड 2A ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा पेपर। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।